नहीं, इस शहर के सारे रास्ते मुझे याद है। मुलाजिम कब तक आएगा तुम्हारा? ठीक है, बस मैं पहुंचता हूँ, मुलाकात होती है फिर। तुम्हें क्या हुआ है? मामा को क्या जरूरत थी जाने की? कहाँ गई है शाजिया? पापा के साथ गई है। यार क्या कर रही है ये औरत? वो मुझे झूठा बना रही है, तुम्हारी माँ उसके साथ घूम रही है। मियाँ मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि पापा ना मामा को ट्रैप कर रही हैं। वो मुझे ट्रैप कर लेगी और मैं हो जाऊंगी। वाह। आप कहाँ गई थी और आप पापा के साथ क्यों गई? मैं नहीं गई थी, मैं यहीं थी। और सारा कहाँ है? वो भी यही है, कोई कहीं नहीं गया है। तुम्हें अपनी माँ के बारे में क्यों बोल रही हो? क्या तुम मुझे जानती नहीं हो? जानती हूँ मैं आपको, इसलिए परेशान हो रही हूँ। अच्छा, अब तुम दोनों तो मत लड़ो, मैं मुराद की तरफ शिफ्ट हो रहा हूँ। तुम अगर साथ चलना चाहती है तो बता दो। ऑब्वियसली जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं रुक सकती अब्बा जी। आप क्यों जाएंगी? आप कहीं नहीं जाएंगी यहाँ से, आप बाबा की बीवी हैं। खुदा का वास्ता है मत बोला करो, ये माँ हूँ मैं तुम्हारी। तो क्या मैंने कुछ गलत बोला है? सही तो बोला है मैंने। मामा, आपके डर खौफ की वजह से ना आप भूल जाती हैं कि एक औलाद को दोनों रिश्तों की जरूरत होती है। मुझे मेरे बाबा भी चाहिए और मुझे आप भी चाहिए, दोनों। समझिए आप। ठीक कह रही हो, तो फैसला तो तुम्हें ही करना है। कर लो फैसला। मेरा यहाँ रहना मुनासिब नहीं है, मैं फजल के साथ मुराद की तरफ जा रहा हूँ। क्या मेरा यहाँ रहना मुनासिब है? 20 सालों में यहाँ बहुत कुछ बदल गया है अब्बा जी। 20 सालों में बहुत कुछ बदल गया है, मगर तुम अपनी औलाद का दिल अपने बाप के लिए नहीं बदल सकी। ज़ारा अपने बाप के साथ रहना चाहती है। अब ज़ारा कोई बच्ची तो नहीं रही है कि हम उसे बहला सके। वो इतनी बड़ी हो गई है कि तुमको यहाँ तक तो ले आई। आगे तुम्हारा फैसला। अच्छा खैर, मैं अभी ये पूछने आई थी कि आप किसी वकास को जानते हैं? वकास? ज़ारा का दोस्त है या दोस्तों के ग्रुप में है कोई? अगर ज़ारा का दोस्त है और उसके फ्रेंड्स के ग्रुप में है तो फिर सरमत को पता होगा। सरमत से पूछो। हेलो। हाँ बेटा सरमत, कैसे हो? दादा मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? वहां पर सब ठीक है? कोई मसला वसला तो नहीं है? नहीं बेटा, सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, कोई मसला नहीं हुआ। बस ऐसा लग रहा है बेटे जैसे तुम्हारे दादा अकेले हो गए। दादा क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हैं आप ये? एक बात बताओ बेटा, तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुम्हारे दादा गलत बयानी कर सकते हैं या लोगों से झूठ बोल सकते हैं? नहीं नहीं दादा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे सही से समझाएं कि क्या कह रहे हैं आप ये? क्या समझाऊं बेटा, शायद मैं फिलहाल समझाने की पोजीशन में नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद ही कुछ समझ नहीं पा रहा। अरे दादा आप टेंशन नहीं ले, मेरी मुराद अंकल से बात हो गई थी। हाँ मेरी भी बात हुई है उससे। बस उसका मुलाजिम आ जाए तो मैं निकलता हूँ यहाँ से। अरे दादा उसको मैं ही तो लेकर आ रहा हूँ। हाँ मैं बस उसी को पिक करने जा रहा हूँ। यानी तुम कराची आ रहे हो? मेरे बाबा का हुक्म था कि उनके बाबा को अकेला ना छोड़ा जाए। क्या मतलब? मतलब समझाने का टाइम नहीं है दादा, बस मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, उसको पिक करूंगा फिर मैं आ जाऊंगा और मैं आपको ना एक लोकेशन भेजूंगा। ज्यादा दूर नहीं होगी वो, तो एक दफा मैं वहाँ पहुंच जाऊँ तो आप वहाँ आ जाइएगा। चलो ठीक है बेटा, आओ, खैरियत से आओ बेटा। ओके दादा, मैं बात करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके बेटा, खुदा हाफिज। मामा को पक्का? हाँ। कासिम कैच पकड़ना, राइट? ला भाई ला। इधर आओ बेटा, इसे तो बुखार हो रहा है। बुखार हो रहा है? बुखार नहीं है, इससे भाग दौड़ में ऐसा हो जाता है। बाप हूं मैं भी उसका, मुझे भी पता है क्या है क्या नहीं है यार। उसकी तबीयत सही नहीं है, तुम खेल में लगी हुई हो, जरा ख्याल नहीं करती तुम। चलो मेरा बेटा, अंदर चलेंगे, अब आराम करेंगे, थोड़ा सा टीवी देखें, ठीक है? मेरा कासिम, मेरा शहजादा। यूं कानों पे हाथ रख लेने से माजी की तलखियां और यादें चली नहीं जाया करती। मैं भी रोज ऐसे ही जीता हूं, ऐसे ही मरता हूं, सिर्फ तुम्हारी गलती की वजह से। मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरा कोई कसूर नहीं था। वो तो आपका बेटा था ना, मैंने तो सिर्फ पैदा किया था। 9 महीने मेरी कोख में रहा है वो, 9 महीने मेरे वजूद का हिस्सा था वो, उसकी सांसें जी है मैंने। एक माँ के दर्द को कैसे समझ सकते हो तुम? कि मुझे तो समझ नहीं सके, मेरे दर्द को, मेरी अजियत को कैसे समझोगे? जा रही हूं मैं यहाँ से अपनी बेटियों के बगैर, क्योंकि हमारी बेटियां
तो अब यहीं रहेंगी, कितना समझ लो। वो मेरी भी बेटियां हैं और मेरी एक बेटी को अपने पास रखकर किस बात की सजा दी तुमने मुझे? और यही सवाल मैं तुमसे करूं कि मेरी बेटी अपने पास रखकर किस बात की सजा दी तुमने मुझे और मेरी बेटी को? बेटियां तो नहीं चाहिए थी ना, बेटा चाहिए था ना, यही कहा था ना मुझसे। हाँ, यही कहा था, क्योंकि पागल था मैं, समझ नहीं थी मुझे। और तुम्हारे पागलपन ने हमसे हमारे 20 साल छीन लिए। 20 साल बहुत होते हैं मसर। और वैसे तुम्हें क्या फर्क पड़ा, तुमने तो दूसरी शादी कर ली ना। सारा, तुम कब वापस आई? मैं तो 20 साल से आई हूँ। पगली कहीं की, जा अपने माँ से बोल मेरे लिए अदरक वाली चाय बना दे। कौन सी माँ से? अरे क्या तुम ऊपर से अपनी सगी माँ को बुलाकर बोलोगी कि दादी के लिए अदरक वाली चाय बना दे? ऐसे एक बात बताऊं, तुम्हारी माँ ना सलमा से ज्यादा अच्छी चाय बनाती थी अदरक वाली। और दादी, अगर मैंने उन्हें बुला लिया तो? अरे मरे हुए कहाँ आते पगली वापस? लेकिन जिंदा हो तो आ जाते हैं ना। क्या बातें कर रही है शैतान कहीं की। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। आराम से, आराम से, आराम से। तुम जिंदा हो? शासिया, मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम जिंदा हो? जिंदा हो? दादी, आप मम्मा से इतने अच्छी तरीके से मिली, मुझसे नहीं मिलेंगी ऐसे। अच्छा, मैं समझी, तुम हैदराबाद दौड़ दौड़ कर अपनी माँ से मिलने जाती थी। नहीं दादी, मैं तो हैदराबाद में ही रहती हूँ। अब ये मत कहना कि तुम जुड़वा हो। अम्मी ये जुड़वा ही है, सारा की जुड़वा। दिस इज फॉर यू। नायला, क्या जरूरत थी इसकी? है, बहुत जरूरत है। अब तो तुम्हें सेल्फ ग्रूमिंग की ज्यादा जरूरत है। जिन लोगों में तुमने उठना बैठना है, वहाँ तुम्हें अपनी सेल्फ ग्रूमिंग का खास ख्याल रखना होगा। बहुत अच्छी हो, मेरा कितना ख्याल रखती हो। सच कहूं तो मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अरे यार सॉरी, मैं भूल गया दवाइयाँ लाना। अच्छा जी जी ठीक है, माँ ले आता हूँ। अच्छा ओके, अल्लाह हाफिज। सॉरी जान, मम्मी बुला रही है, जाना पड़ेगा। मैं समझती हूँ, मुझे पता तुम्हारी अम्मी के सामने तुम्हारी एक नहीं चलती। देखो नायला, मैं जो भी जिंदगी जी रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के लिए जी रहा हूँ। खैर मैं अभी चलता हूँ। अच्छा सुनो, याद से अपना पासपोर्ट और जो डॉक्यूमेंट्स मैं सेंड करूंगी वो भिजवा देना। हाँ ठीक है, मैं घर पहुँच के तुम्हें सारी चीजें भेज देता हूँ। बाय बाय। हाँ क्या हाल है? जी चला गया, हो जाएगा काम यार, डोंट वरी। भाईजान, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बैठो, बोलो। भाईजान, ये लोग कब तक रहेंगे यहाँ? क्यों, तुम क्यों पूछ रही हो? किसी ने कहा है तुमसे कुछ? किसी ने कुछ नहीं कहा है, यही तो मसला है। देखे ना भाईजान, सच्चाई सामने आने के लिए वक्त की तो जरूरत नहीं होती है ना। मुझे तो लगता है ये कुछ कहना ही नहीं चाहते। दूसरी बात ये कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ये शाजिया 20 साल बाद वापस आ गई है यहाँ रहने के लिए, या मतलब आप किसी से पूछ लेना कि इस तरीके से ये जायज भी है कि वो यहाँ रहे ना रहे। और फिर देखे ना, बेचारी सलमा पे क्या गुजरती होगी, वो क्या सोचती होगी कि उसकी क्या हैसियत रह गई है। ये सलमा की हैसियत की बात कहाँ से आ गई? भाईजान आप खुद सोचे, आपकी बीवी है वो। अब देखे ना, अगर आपकी पहली बीवी आ गई है तो वो क्या सोचेगी कि अब उसकी हैसियत क्या सिर्फ दूसरी बीवी की रह गई है? उसकी क्या जगह है आपके दिल में, इस घर में? कहीं उसको ऐसा ना लग रहा हो कि आप उसे छोड़ देंगे पहली बीवी और बेटियों की वजह से। जहाँ तक मैं सलमा को जानता हूँ, सलमा ऐसा नहीं सोच सकती। वो मैं काश से मिली थी। कौन वकास? वो जो मुझे हॉस्पिटल लेके गया था ना, ये जो तीसरा बंगला है शफकत साहब का, यहाँ आया हुआ है, जानता है उनको। वो भी हैदराबाद से ही है, बल्कि कह रहा था कि सारा ज़ारा को भी जानता है। और पता नहीं सारा की मदद भी की थी उसने, कह रहा था। कैसी मदद? सारा की रात में कोई मदद की थी और कुछ लड़कों ने सारा को तंग करने की कोशिश की। अब देखे ना भाईजान, जिस रात के पहर वो निकली है, कुछ भी हो सकता था। तौबा तौबा तौबा। और पता नहीं कह रहा था कि सारा को कहीं से रेस्क्यू किया था अपने दोस्तों के साथ। फरत क्या ऑल फॉल बोले जा रही हो?
अगर मैं तुम्हें कुछ कहने देता हूँ या तुम्हारी बात सुनता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे जो मुंह में आए तुम बोलती रहो। ऐसा तो कुछ नहीं कहा मैंने भाईजान। और आपको तो याद होगा ना, वो आपको अपने किसी दोस्त से मिलवाने गई थी। वो सारा नहीं थी, जारा थी। अब जारा थी या सारा, उससे क्या फर्क पड़ता है? लड़के तो आ रहे हैं ना दरवाजे पे। ये लड़का आ गया, इनके आते ही इस तरीके से रोज रोज तो इत्तेफाक नहीं होते ना। मतलब क्या है तुम्हारा, कहना क्या चाहती हो वो बोलो। मुझे तो लगता है कि शाजिया जरूर कुछ जानती है, इसी वजह से उसने सारा का निकाह आदिल से करने से रोक दिया। कुछ ना कुछ तो है ना भाईजान कि आउट ऑफ द ब्लू वो 20 साल बाद आ गई है। बस करो फरक, अब बस करो, बहुत हो गया। देखे ना भाईजान, मैं तो पहले भी सारा को अपनी बहू ही बना रही थी, कितना मनाया मैंने आदिल को, और अब आप ही मुझे बोल रहे हैं कि मैं ऑल फॉल बक रही हूँ। आपकी इज्जत की खातिर आपकी बेटी को गले लगा रही हूँ, और बुरी भी मैं ही बन रही हूँ। क्या किस्मत है मेरी। सारा मम्मी, तुम्हें क्या हो गया है? सब कुछ ठीक तो है? सारा, तुम कहीं जा रही हो क्या? क्या हुआ है? बात करो मुझसे। कहीं नहीं, लेकिन कोई आ रहा है। कौन आ रहा है? पता नहीं, अम्मी ने कहा। सारा, तुम मेरे लिए एक चीज करोगी? बताओ क्या मसला है? सब ठीक नहीं है? तुम सबकी मदद करती हो, अब मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ, मेरी आदिल से शादी करवा दो। कुछ भी हो जाए प्लीज मेरी आदिल से शादी करवा दो। सारा, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? तुमने सबकी मदद की, अब तुम अपनी बहन की मदद नहीं करोगी? तुमने बाबा को मना लिया रक्षी की शादी के लिए, तुम प्लीज मम्मा और अम्मी को भी मना लो कि मेरी आदिल से वो शादी करते हैं। आदिल बहुत पसंद है, उसको बहुत टाइम से पसंद करती हूँ। मोहब्बत में ना इंसान कमजोर पड़ जाता है या बहुत स्ट्रांग हो जाता है। पूरी जिंदगी मैंने कमजोरी में गुजारी है, अब मुझे मेरी मोहब्बत चाहिए। सारा, सिर्फ तुम ही हो जो ये कर सकती है। प्लीज बहन हो तुम मेरी, मना कैसे कर सकती हूँ तुम्हें? लेकिन अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगी तो तुम्हें भी मेरा एक काम करना पड़ेगा। जो भी तुम कहोगी मैं वो कर लूंगी, तुम मुझे बताओ। मामा पापा को साथ रखने में मेरी मदद करनी पड़ेगी तुम्हें। हाँ, दोनों साथ मिलके करेंगे, ठीक है? मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है? तुमने सबकी मदद की, अब तुम अपनी बहन की मदद नहीं करोगी। तुमने बाबा को मना लिया रक्षी की शादी के लिए, तो प्लीज मम्मा और अम्मी को भी मना लो कि मेरी आदिल से वो शादी करते। लेकिन क्यों आदिल ही क्यों? मैं कैसे मदद करूं सारा की? कैसे? मैं तो खुद मोहब्बत करने लगी थी। इससे अच्छा था कि तुम अपने हाथों से ही मेरी जान ले लेती और मैं उफ भी ना करती। लेकिन इस तरह तो नहीं मांगो ना मेरी जान। जान दूं या मोहब्बत, जान देनी होगी। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत कहानी की। कहानी शुरू होती है एक गांव से। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि ज़ैलिश एक गांव में रहती होती है। ज़ैलिश अपने गांव वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। वो हर तरह से गांव वालों की चीज़ें पूरी करने की कोशिश करती है। वो सारा गांव बहुत ही गरीब होता है और हर तरह से मेहनत मजदूरी करता है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि गांव के सारे लोग ज़ैलिश पे डिपेंड करते हैं। ज़ैलिश उस गांव की हेड होती है और उस गांव के तमाम मसले मसाइल हल करना ज़ैलिश की जिम्मेदारी होती है। ज़ैलिश की माँ जब वो छोटी ही थी तो उसकी डेथ हो गई थी। ज़ैलिश अपने बाप के साथ रहती है और ज़ैलिश की एक बहुत ही खूबसूरत दोस्त गुल है। वो सब अपने गांव में बहुत ही खुश होते हैं। अचानक ज़ैलिश किसी इन्वेस्टर से बात करती है और शहर के किसी इन्वेस्टर से बात करती है। वो कहता है मैं आप लोगों के गांव का तमाम सामान खरीद लूँगा, लेकिन पहले आप मुझे अपने सैंपल दिखाएं। ज़ैलिश तमाम लोगों को जमा करती है और उन्हें कहती है कि उनके पास जो जो भी सामान है वो मुझे ला कर दे दें। मैं ये सामान शहर में जाकर उनको दिखाऊंगी और फिर वो लोग हमारे गांव से ही मुसलसल सामान दिया करेंगे। इस तरह से हम सब आराम से अपनी ज़रूरियात पूरी कर लिया करेंगे। गांव वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अपनी तमाम चीज़ें लाकर ज़ैलिश को दे देते हैं, जिसमें अंडे, दूध और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि गाँव की खालिश चीज़ें होती हैं। और तमाम लोग ज़ैलिश को बहुत दुआएं देकर रुखसत करते हैं। ज़ैलिश अपने बाप और 2-3 और आदमियों के साथ गाड़ी में रवाना हो जाती है।
दूसरी तरफ कहानी शुरू होती है दानियाल से। दानियाल एक बहुत ही रईस खानदान से ताल्लुक़ रखता है। दानियाल की शादी उसकी मर्ज़ी के बगैर हो रही होती है। जिस लड़की से उसकी शादी हो रही होती है दानियाल उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, लेकिन वो जब भी इनकार करने की कोशिश करता है उसका बाप उसे चुप करवा देता है। उसका बाप कहता है कि ये बहुत बड़ी बिजनेस डील है, अगर तुम इस लड़की से शादी नहीं करोगे, अगर तुम नताशा से शादी नहीं करोगे तो उसका बाप मुझसे डील कैंसिल कर लेगा और इस तरह से हमारी फैक्ट्री खसारे में आ जाएगी। दानियाल सिर्फ और सिर्फ अपने बाप के कहने पर शादी कर रहा होता है, लेकिन ऐन शादी वाले दिन दानियाल ये बात सोचता है कि वो अपनी ज़िंदगी को क्यों बर्बाद कर रहा है। ऐसी लड़की जिससे वो प्यार ही नहीं करता, वो नताशा की शक्ल तक नहीं देखना चाहता और नताशा खुद एक बिगड़ी हुई लड़की होती है, तो दानियाल को लगता है कि उसे ये रिस्क कभी भी नहीं लेना चाहिए। दानियाल नताशा से कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। नताशा उस टाइम दुल्हन बनी हुई होती है। वो दानियाल से कहती है कि थोड़ा सा सब्र कर लो, सारी ज़िंदगी हमने बातें ही करनी है। दानियाल उसके रूम में आता है और उसे कहता है कि मुझे तुमसे अर्जेंट बात करनी है, इससे पहले कि हम दोनों का निकाह हो जाए। लेकिन नताशा उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और उसे रूम से निकाल देती है। उसे कहती है कि अब जो भी बात होगी तो हमारी शादी के बाद ही होगी। दानियाल को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिरकार ऐसा वो क्या करे। दानियाल बहुत कोशिश करता है कि सब उसकी बात सुन लें। वो अपने बाप से आखिरी वक्त तक बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बाप भी उसकी बात नहीं मानता। आखिरकार जैसे ही दानियाल को बाहर बुलाते हैं कि अब आ जाओ तुम्हारा निकाह करना है, उसका निकाह एक मैरिज हॉल में होना होता है। वहाँ पर नताशा भी पहुँच जाती है और सारे मेहमान पहुँच जाते हैं। नताशा थोड़ी देर के लिए इधर उधर होती है। दानियाल को लगता है कि यही मौका है और दानियाल वहाँ से भाग खड़ा होता है। दानियाल के माँ बाप और नताशा के माँ बाप उससे पीछे होते हैं, उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। नताशा भी चीख चीख कर उसे बुला रही होती है कि दानियाल तुम कहीं भी मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मगर दानियाल भागता ही चला जाता है और आखिरकार उसके सामने एक समंदर आ जाता है। सबको लगता है कि दानियाल अब रुक जाएगा और इससे मज़ीद आगे नहीं जा पाएगा, मगर दानियाल वहीं समंदर पे एक कश्ती खड़ी होती है और उस कश्ती को चलाकर चला जाता है। सब बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होते हैं। अब दानियाल शहर की दूसरी तरफ जाकर उतरता है। उसके दोस्तों को उसके सारे ठिकानों का पता होता है। दानियाल के 2 दोस्त होते हैं। वो जैसे ही दानियाल के पास आते हैं वो दानियाल से कहते हैं कि ये तुमने क्या किया। नताशा बहुत बुरी तरह से बच्चों की तरह रो रही थी, तुम्हारे माँ बाप वहाँ पर रो रहे थे, तुम्हें कम से कम ऐसा नहीं करना चाहिए था। दानियाल कहता है कि तुम लोग मेरे दोस्त हो या उनके, मैं अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी सिर्फ इन लोगों के आंसुओं की वजह से बर्बाद नहीं कर सकता। मैं उस लड़की को पसंद ही नहीं करता। अब दानियाल चुप कर रह रहा होता है क्योंकि दानियाल का बाप और नताशा का बाप उन ख्वार बेड़ियों की तरह दानियाल को ढूंढ रहे होते हैं कि किसी भी तरह से दानियाल मिले और वो लोग उसे मार दें या फिर उसे ज़बरदस्ती शादी के लिए मना लें। सबसे ज़्यादा नताशा का बाप दानियाल के पीछे होता है। अब दानियाल को समझ नहीं आता कि वो किस तरह से ये शहर छोड़े, क्योंकि हर जगह पर उन लोगों ने नज़र रखी हुई होती है। तब दानियाल के माइंड में एक आइडिया आता है कि वो किसी तरह से पैराशूट हासिल कर ले और फिर पैराशूट पर पैराग्लाइडिंग करके दूसरे शहर जा सकता है। दानियाल पैराशूट पर पैराग्लाइडिंग कर रहा होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है और नींद ना पूरी होने की वजह से उससे बिगाड़ पैदा हो जाता है और वो गिरना शुरू हो जाता है। अब दानियाल को पता होता है कि वो कहीं ना कहीं जाकर गिरेगा। दूसरी तरफ से ज़ैलिश अपना सामान लेकर गाड़ी पे आ रही होती है। आखिरकार दानियाल अचानक से उसकी गाड़ी के ऊपर गिर जाता है। जैसे ही दानियाल उसकी गाड़ी पर गिरता है तो गाड़ी सारी की सारी उलट जाती है और सारा सामान, दूध, अंडे वगैरह सारा कुछ बिखर जाता है। ज़ैलिश कभी दानियाल को देखती है और कभी उस सामान को देखती है जिस पर तमाम लोगों की उम्मीदें वाबस्ता थी। ज़ैलिश देखती है कि दानियाल बेहोश हो चुका है और वो उसे उठाने की कोशिश करती है। वो जैसे ही दानियाल को उठाती है तो देखती है दानियाल काफ़ी बुरी हालत में होता है। अब वो इस हालत में दानियाल को भी कुछ नहीं कह सकती, मगर वो भागकर अपने सामान की तरफ जाती है और अब सामान भी उसके हाथ में नहीं आ सकता क्योंकि सारा का सारा सामान बर्बाद हो चुका होता है। ज़ैलिश अपने बाप से कहती है कि हम इस लड़के को गांव लेकर जाएंगे, इसने हमारे बहुत बड़ा नुकसान किया है, हम इससे पैसे वसूल करेंगे।
उसका बाप उस लड़के को गांव लेकर जाता है। दानियाल तो गांव पहुंच जाता है, लेकिन ज़ैलिश उन इन्वेस्टर्स के पास जाती है और उन्हें कहती है कि प्लीज़ हमारी बात सुन लें, हमें कुछ ना कुछ मोहलत दे दें, हम ये सारा सामान कुछ दिनों में मज़ीद इकट्ठा कर लेंगे, दोबारा से ये सामान इकट्ठा करके आएंगे। लेकिन उनका इन्वेस्टर बहुत ही बुरा आदमी होता है, वो उनकी एक भी बात नहीं सुनता और ज़ैलिश को अपनी बिल्डिंग से निकाल देता है। अब ज़ैलिश को दानियाल पर मज़ीद गुस्सा आ जाता है और वो दानियाल से कहती है कि मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उस वक्त तक उसका बाप दानियाल को हॉस्पिटल लेकर जाता है। दानियाल जैसे ही हॉस्पिटल जाता है तो वहाँ पर उसे होश आ जाता है। ज़ैलिश उसके पास आती है और वो दानियाल से कहती है कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए, तुमने हमारा इतना बड़ा नुकसान कर दिया है, अब मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। दानियाल जब ये चीज़ देखता है कि उससे इतना बड़ा नुकसान हो चुका है और वो वापस भी नहीं जाना चाहता, तो दानियाल बहाना करता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, मेरी याददाश्त ख़त्म हो गई है। ये बात सुनकर तो ज़ैलिश पर तो आसमान गिर पड़ता है। आखिरकार अब वो करे तो क्या करे, इस लड़के से कैसे पैसे वसूल करे जिसको तो अपना आप ही याद नहीं। दानियाल के कुछ गांव के लोग होते हैं जो कि उसको जानते होते हैं और वो ज़ैलिश से कहते हैं कि हम इसके बाप को जानते हैं। वो ज़ैलिश का एड्रेस देते हैं और ज़ैलिश उसके बाप के पास आ जाती है। ज़ैलिश उसके बाप को बताती है कि ये लड़का हमारे घर में है और इसने हमारा बहुत बड़ा नुकसान किया है, इसलिए मुझे आपसे पैसे चाहिए। उसका बाप जो कि पहले ही फैक्ट्री तबाह हो चुकी होती है, जो नताशा के बाप ने उसे नुकसान पहुँचाया है। अब दानियाल के बाप को दानियाल पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। वो कहता है कि मैं किसी भी दानियाल को नहीं जानता और मैं कोई भी नुकसान नहीं भरूंगा। वहाँ से वो ज़ैलिश को धक्के देकर निकाल देता है। ज़ैलिश के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। अब दानियाल को भी होश आ जाता है, तो पूरा गांव इस बात की वोटिंग करता है कि क्या दानियाल को यहाँ रहना चाहिए या फिर नहीं। गांव के कुछ लोग कहते हैं कि दानियाल को वापस चला जाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इसे यहीं पर रखना चाहिए। तब ज़ैलिश फैसला करती है कि दानियाल यहीं रहेगा और हमारे काम करेगा तब तक जब तक कि इसे होश नहीं आ जाता, हम इससे पैसे लेकर इसे छोड़ेंगे। वो दानियाल को एक जानवरों वाले बाड़े में जाकर बंद कर देती है। दानियाल जो कि इतनी बड़ी बड़ी जगहों पर रहा, जो आलीशान महल में रहकर आया था, इस जगह पर एडजस्ट करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। वहीं पर जानवरों की आवाज़ें भी आ रही होती हैं। दानियाल ये सब काम नहीं कर सकता। अब वो भागने की कोशिश करता है। जैसे ही एक रात वो भाग रहा होता है तो ज़ैलिश पीछे बंदूक लेकर आ जाती है। वो दानियाल से कहती है कि वहीं पर रुक जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें गोली मार दूं। दानियाल को लगता है कि वो एक लड़की है, वो भला क्या कर सकती है। दानियाल उसे कहता है जो करना है कर लो, मैं जा रहा हूँ। इससे पहले कि दानियाल 2 कदम भी चलता, ज़ैलिश उसकी टांग पर गोली मार देती है और दानियाल वहीं पर गिर पड़ता है। तब दानियाल को एहसास होता है कि वो यहाँ से इतने आराम से तो नहीं भाग सकता, वो कभी भी ज़ैलिश के हाथों से नहीं बच सकता। अब दानियाल रोज़ रोज़ वहाँ पर काम करना शुरू कर देता है। दानियाल के दोस्त जो कि दानियाल को ढूंढते ढूंढते उस गांव में आ पहुंचते हैं और वो दानियाल से मिलने आते हैं। तब ज़ैलिश पूछती है कि ये लोग कौन हैं। दानियाल कहता है कि मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरी तो याददाश्त ही वापस नहीं आ रही। उसके दोस्त जब दानियाल से कहते हैं कि क्या तुम यहाँ से जाना चाहते हो, तब दानियाल कहता है कि मैं अब यहाँ से नहीं जाना चाहता, ये बहुत गरीब लोग हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं अपना कर्ज चुका कर ही वापस जाऊँ। और तब तक दानियाल को ज़ैलिश भी अच्छी लगने लगती है। अब वो ज़ैलिश से दूर कहीं पर भी नहीं जाना चाहता, उसे ज़ैलिश से मोहब्बत हो रही होती है और दूसरी तरफ ज़ैलिश को भी दानियाल अच्छा लगने लगता है। गुल को ये बात महसूस हो जाती है। गुल ज़ैलिश से कहती है कि मुझे लगता है तुम दोनों के दरमियान में कुछ है, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे को बता नहीं रहे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि नताशा जो कि मुसलसल दानियाल को ढूंढ रही होती है, आखिरकार वो उस नर्स से मिलती है जिसके हॉस्पिटल में दानियाल एडमिट था। वो उस नर्स को पिक्चर दिखाने ही वाली होती है। वो नर्स से कहती है कि मैं एक गुमशुदा लड़के का पूछ रही हूँ। तब वो नर्स कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें उसके बारे में बता सकती हूँ। वो नर्स ज़ैलिश के गांव की ही होती है, क्योंकि हॉस्पिटल गांव में होता है। तो अब इससे पहले कि वो नताशा को बताती है, नताशा का बाप आ जाता है। नताशा वहाँ से तो चली जाती है, लेकिन बाद में नताशा उस नर्स को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है। उसके बाद वो उस हॉस्पिटल में जाती है और उस नर्स का पता लेती है। उस नर्स का एड्रेस लेकर वो गांव जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब उसी गांव में ही दानियाल होता है। दानियाल बिल्कुल उन लोगों के लिए एक फ़र्द की तरह बन चुका है। गांव के सारे लोग उससे बहुत प्यार करते हैं, मगर ज़ैलिश में ये धड़का लगा रहता है कि वो कभी भी भाग सकता है। इसलिए ज़ैलिश कभी भी दानियाल को अकेला कहीं नहीं जाने देती। वो जहाँ भी जाता है उसके साथ जाती है।
फिर देखेंगे दानियाल महविश उसको ज़ैलिश को कहता है कि मैं इस गांव के लिए कोई इन्वेस्टर ढूंढूंगा, जितना ज़्यादा नुकसान मैं कर चुका हूं अब मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। तो ज़ैलिश कहती है तुम जहां पे भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। ज़ैलिश दोबारा से सारा सामान इकट्ठा करती है और दोबारा शहर में एक इन्वेस्टर को ढूंढती है, और जब वो इन्वेस्टर के साथ जाती है तो दानियाल को साथ लेकर जाती है। दानियाल कहता है कि मैं खुद उसकी मिन्नत तरले करूँगा और उसे कहूँगा कि ये चीज़ें कबूल कर ले। लेकिन वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तो वो इन्वेस्टर नताशा का बाप होता है। दानियाल उसे दूर से ही देख लेता है और फिर दानियाल वहीं से वापस चला जाता है उस सारे सामान को जो ज़ैलिश ने पकड़ा हुआ होता है। ज़ैलिश अभी आगे बात कर रही होती है, पीछे से सामान लेकर दानियाल गायब हो जाता है। ज़ैलिश जब पीछे मुड़कर देखती है और उनके मिन्नत तरले करती है कि आप लोग एक बार हमारा सामान तो देखें, तब नताशा का बाप कहता है कि ठीक है मुझे सामान दिखाओ। लेकिन जैसे ही वह सामान देखने के लिए पीछे आती है तो वहाँ पर दानियाल होता ही नहीं है। महविश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बहुत ज़्यादा हर्ट होती है कि दानियाल ने दूसरी बार मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, आखिर वो दूसरी बार कैसे भाग सकता है। थोड़ी देर के बाद जब नताशा का बाप चला जाता है तो दानियाल वापस आता है और उसे कहता है कि तुम्हें पता है मेरी याददाश्त ख़त्म हो चुकी है, इसलिए मैं रास्ता भूल गया था, मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। तब ज़ैलिश आकर उसे ले आती है। और आप देखेंगे कि अब गांव में एक शादी होती है और सब उस शादी में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, एक दूसरे के साथ डांस कर रहे होते हैं कि वहीं पर नताशा पहुंच जाती है। नताशा ढूंढते ढूंढते उस गांव में आखिरकार पहुंच ही चुकी है। वो जैसे ही उस गांव में पहुंचती है तो वो वहाँ पर देखती है कि दानियाल उस लड़की के साथ डांस कर रहा है। नताशा उसे देखकर सकते में ही आ जाती है क्योंकि इतने अरसे से वो एक इंसान को ढूंढ रही थी और उसे लगता था कि दानियाल मर चुका है, लेकिन अब उसे अपनी आंखों के सामने जिंदा सलामत देखकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। दानियाल अचानक से डांस करते करते दूसरी साइड पर देखता है तो उसे नताशा खड़ी नजर आती है। दानियाल का तो गोया सांस ही रुक जाती है कि नताशा यहाँ पर कैसे आ सकती है, लेकिन ऐन उसी वक्त दानियाल के दोस्त नताशा को घसीट कर पीछे ले जाते हैं, मगर ज़ैलिश भी नताशा को देख चुकी होती है। उस वक्त तो उसके दोस्त नताशा को बहला फुसला के किसी भी तरह से शहर वापस ले जाते हैं, लेकिन अब चूंकि नताशा उनको देख चुकी होती है तो वो बार बार इस गांव में आने का सोचती है। तब उसके दोस्त दानियाल से कहते हैं कि तुम्हें नताशा से एक बार मिल ही लेना चाहिए क्योंकि अब उसने तुम्हें देख लिया है और अब वो तुम्हारा पीछा किसी भी सूरत नहीं छोड़ेगी। अभी वो अपने दोस्तों से बात ही कर रहा होता है कि वहाँ पर नताशा आ जाती है। तो दानियाल नताशा से कहता है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानता, मैं नहीं जानता तुम कौन हो और कहाँ से हो, मेरी तो याददाश्त चली गई है। तब उसके दोस्त भी झूठ बोल देते हैं कि हाँ दानियाल की तो याददाश्त चली गई है। तब नताशा ये डिसाइड करती है कि मैं दोबारा दानियाल के दिल में जगह बनाने की कोशिश करूँगी और दोबारा से इसके साथ मोहब्बत करूँगी और फिर हमारी दोबारा शादी हो जाएगी और इस बार मैं दानियाल को मजबूर करूँगी कि वो मुझसे मोहब्बत कर ले। पहले तो वो मुझसे शादी पर राज़ी नहीं था, मगर अब चूँकि उसकी याददाश्त ही नहीं है और उसे कुछ याद भी नहीं है तो वो आराम से मुझसे शादी कर सकता है। बस आप देखेंगे कि नताशा हर टाइम उसके साथ रहने लगती है और ये बात ज़ैलिश को भी फील हो जाती है। ज़ैलिश कहती है नताशा आखिरकार तुम्हारे साथ इतना क्यों रहती है। तब दानियाल उसे कहता है कि नताशा एक इन्वेस्टर है और वो हमारे साथ काम करना चाहती है। इस तरह से नताशा गांव में इन्वेस्ट करना चाहती है ताकि वो इन गांव वालों का फ़ायदा कर सके, लेकिन दर हकीकत तो नताशा की नीयत दानियाल के करीब रहने की होती है। ज़ैलिश को उसके इरादे महसूस हो जाते हैं कि ये लड़की दानियाल के करीब होने की कोशिश करती है। यही वजह है कि ज़ैलिश को नताशा बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। आखिरकार वो एक दिन नताशा का पीछा करते करते उसके घर जाती है कि आखिर नताशा है कौन और वो क्यों दानियाल के पीछे आई है। वो जब उसके घर जाती है तो वहाँ नताशा तो नहीं होती, लेकिन नताशा का बाप दरवाज़ा खोलता है जो कि पहले ही ज़ैलिश का इन्वेस्टर होता है। वो ज़ैलिश को देखता है और बहुत खुश हो जाता है। वो ज़ैलिश से कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ काम करना चाहता था मगर तुमने मुझे सामान ही नहीं दिखाया। तब ज़ैलिश कहती है कि अब हमारे पास बहुत सारा सामान है। वहीं पर नताशा आ जाती है। वो नताशा कहती है कि तुम मेरे घर क्या करने आई हो। तो ज़ैलिश उसे बताती है कि मैं तुम्हारे वालिद के साथ ऑलरेडी काम करती रही हूँ और अब चूंकि नताशा भी हमारे साथ काम कर रही है। ये बात सुनकर उसका बाप कहता है कि नताशा तुमने मुझे बताए बगैर काम क्यों किया, लेकिन नताशा अपने बाप को मना लेती है। अब नताशा का बाप भी वहीं काम करना शुरू कर देता है। नताशा का बाप जैसे ही गांव आता है तो उसके लिए दानियाल के लिए बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। अब दानियाल कैसे उससे छुप सकता है क्योंकि वो तो दानियाल को पहचान लेगा और फ़ौरन से ही गोली मार देगा। अब जहाँ जहाँ नताशा और उसका बाप होते हैं वहाँ से दानियाल भागना शुरू कर देता है और ज़ैलिश ये बात फील करती है।
दानियाल हर टाइम कहीं ना कहीं भाग जाता है। व्यूअर्स आप देखेंगे कि एक दिन आखिरकार दानियाल और ज़ैलिश बैठे होते हैं और दानियाल उसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही देता है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं भाग कर चला जाऊँगा। मैं अब कहीं पर भी भाग कर नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास रहूँगा। ज़ैलिश को ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसे मोहब्बत पर यकीन होने लगता है। ज़ैलिश पहले ही अपनी माँ से दूर होती है और वो अब नहीं चाहती वो किसी भी इंसान के करीब हो। पहले तो उसे ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन बाद में वो सोचती है कि दानियाल को यहाँ से चले जाना चाहिए कि आखिर मैं किस मसले में घुस रही हूँ, मैं अपने अंदर किस तरह की फीलिंग्स को जन्म दे रही हूँ। कल को अगर इसको याददाश्त इसकी वापस आ गई और इसके पीछे ज़िंदगी में कोई हुआ तो ये शख्स तो मुझे छोड़कर चला जाएगा। इससे बेहतर है कि मैं इसे यहाँ से निकाल दूँ। ज़ैलिश दानियाल के साथ बहुत बुरा रवैया रखना शुरू कर देती है और दानियाल से कहती है कि तुम यहाँ से जा सकते हो। दानियाल कहता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है, मैं यहाँ से क्यों चला जाऊँ। तुम ज़ैलिश कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मैं उस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती जिसका कोई फ्यूचर ही ना हो। दानियाल उससे कहता है कि तुम्हें डर है कि मेरी याददाश्त वापस आ जाएगी और मैं कहीं चला ना जाऊं, तो मैं तुमसे वादा करता हूं मेरी याददाश्त वापस आ भी गई तब भी मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। गुल भी ज़ैलिश को समझाने की बहुत कोशिश करती है मगर ज़ैलिश उसकी एक भी बात नहीं सुनती। इस तरह से ज़ैलिश दानियाल को गांव से निकाल देती है, लेकिन दानियाल गांव के बाहर ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर देता है। वो अपने दोस्तों से कहता है और एक इन्वेस्टर ढूंढता है और फिर गांव के बाहर अपना बिजनेस शुरू कर देता है। अब दानियाल को लगता है कि उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है तो वो अपने घर वापस जाता है। वहाँ पर उसकी माँ उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन दानियाल अपने बाप के सामने अभी भी नहीं जाता क्योंकि उसे पता है कि उसका बाप उसके कहीं पर भी देखेगा तो उसे मार डालेगा। वो अपनी माँ से कहता है कि आप बाबा को ना बताना, मैं कभी कभी आपसे मिलने आया करूँगा। दानियाल अपना बिजनेस शुरू कर चुका है, उसके दोनों दोस्त भी उसके साथ होते हैं। दानियाल का दोस्त गुल को पसंद करने लगता है। अपने बिजनेस से रिलेटेड दानियाल सिटी में जाता है, वहाँ पर ज़ैलिश भी अपने कारोबार को लेकर आई हुई होती है। उन दोनों का टकराव होता है और दोनों के डॉक्यूमेंट्स गिर जाते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं। तब ज़ैलिश अपने आप को समझाती है कि उठो लड़की, ये शख्स तुम्हारा मुस्तकबिल नहीं है, तुम्हारी मंजिल कोई और है। ज़ैलिश वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स उठाती है और पीछे मुड़कर भी नहीं देखती। दानियाल भी खुद को रोक लेता है पीछे मुड़कर देखने से। दूसरी तरफ गुल और उसका दोस्त भी दोनों टकराते हैं। व्यूअर्स आप देखेंगे कि गुल ज़ैलिश को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि हमें किसी न किसी तरीके से दोबारा पैचअप कर लेना चाहिए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि गुल अपनी मोहब्बत को रो रही होती है और इस तरह से दोनों लोग अलग अलग बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। आखिरकार नताशा की हकीकत भी दानियाल के सामने आ जाती है कि नताशा सिर्फ और सिर्फ उसे फंसाने के लिए ये सब कुछ कर रही होती है। नताशा उसे कहती है कि जाकर ज़ैलिश को बता देती है कि मैं दानियाल की गर्लफ्रेंड थी और हमारी शादी होने वाली थी। आखिर वो ये सब नहीं बताती कि शादी के दौरान दानियाल भाग गया था या फिर वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता था। ये बातें सुनकर ज़ैलिश बहुत ज़्यादा हर्ट होती है और वो दानियाल से कहती है कि जो तुम्हारी मंगेतर है और जिसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली थी, तुम्हें चाहिए कि तुम उसी के साथ जाकर रहो। दानियाल कहता है कि तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं एक दिन सच्चाई सामने लेकर आऊँगा और ज़ैलिश ने जो भी तुमसे झूठ बोले हैं मैं उस सब का मदावा करूँगा, बस तुम मुझ पर यकीन रखो। लेकिन वो ज़ैलिश उसकी एक भी बात नहीं सुनती और दानियाल से कहती है कि तुम दोबारा मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना, वरना एक बार तो मैंने तुम्हारी टांग में गोली मारी थी, अब मैं तुम्हारे सीने में गोली मार दूँगी। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम इस गाँव से चले जाओ, लेकिन तुमने मेरे दिल में मोहब्बत के जज्बात जगाकर अब तुमने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है। ज़ैलिश बहुत ज़्यादा रोती है। तब उसका बाप उसे मनाता है और उसे कहता है कि मोहब्बत का दुख बहुत बड़ा होता है, लेकिन मेरी बेटी बहुत बहादुर है। व्यूअर्स आप लोगों को इस बारे में क्या लगता है, क्या ज़ैलिश और दानियाल एक हो पाएंगे? दानियाल तमाम गलतफहमियां जो कि नताशा की वजह से पैदा हुई हैं उनको ख़त्म करने में कामयाब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? आप में से कौन कौन चाहता है कि ज़ैलिश और दानियाल की शादी हो जाए? जो भी चाहता है कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और इस ड्रामे की मज़ीद स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम एपिसोड्स आप लोगों तक पहुँचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।